बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़ उंदलस। हमारे साथ मौजूद मेहमान अकरम नाज साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, उनको वेलकम कहते हैं। नाज साहब से आज मुख्तलिफ सवालात की जानने की कोशिश करेंगे। नाज साहब, इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, तो क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है कि आवाम को उसको इबादत करने से रोक दिया जाए? जावेद साहब, आपके सवाल पर मुझे हंसी आ रही है। नहीं, ये पाबंदी उन्होंने लगाई है। मेरे सवाल पे आप हंसे या रोए, ये बात नहीं है। हंसे या रोए इसके नहीं है, ये उन्होंने पाबंदी लगाने का फैसला क्या कर दिया। आप अजीब बात कर रहे हैं कि वहाँ मस्जिद अक्सा में नहीं किसी और जगह इबादत हो जाएगी। वहाँ तो गज़ा में और पूरे इसराइल के अंदर और पूरे गज़ा के अंदर, पूरे फ़लस्तीन के अंदर उन लोगों को इबादत की इजाज़त ही नहीं है। उन्होंने तो जनाज़ों पर बम मारे हैं। मस्जिद अक्सा में पाबंदी लगा दी, उनका कब्ज़ा है वहाँ पर, उन्होंने लगाई। ये तो बहुत वक्तों में होता रहा है कि मसाजिद को उन्होंने बदला, जहाँ पर जो हाकम थे उन्होंने अपने मुताबिक चलाया। मस्जिद अक्सा पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये चैलेंज है पूरी मुसलमान हाकमों को, ये चैलेंज है पूरी मुसलमान आवाम को, ये चैलेंज है इंसानियत को। और इस पर देखें क्या रद्द-ए-अमल आता है लोगों का वहाँ पर। तो आप तो ये कह रहे हैं ना, मैं तो ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। और सुन तो लेना होगा ना, वो कहते हैं हमारा भी किबला है। हाँ। अब बात सुने मेरी, जो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मेरी हंसी इस बात पर आई कि शीरखार बच्चे मारे गए, तमाम चीज़ें मारी किया गया। आप लोगों ने बर्दाश्त किया ना इसको बर्दाश्त किया ना, मुसलमानों ने, हाकमों ने, उन्होंने बर्बरियत की इंतहा कर दी, हमने बर्दाश्त किया है ना। उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी, हमने बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त किया, हमने उनके साथ अपने ताल्लुकात और अपनी पींगें भी बढ़ाते रहे। हम ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट से हदायत लेकर आगे चलते रहेंगे। तो फिर भाई वो मस्जिद अक्सा पर पाबंदी लगाएं या मस्जिद कर्तबा की तरह उसे अपना सेक्टिएट डिक्लेयर कर दें। तो आप में तो वो है ही नहीं है बात। मैंने पहले कहा कि नसाब में से हुर्रियत की, इंसानियत की, आपने वो नसाब से चीज़ें निकाल दी हैं। ठीक, तो अब आप क्या तोक़ो कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि गज़ा में बच्चे मर रहे थे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इत्तेजाज हुआ था उसमें कितने लोग थे? बस वो चंद लोग थे। तो यूरोप में जो हुआ था उसमें कितने लोग थे? उन लोगों ने अच्छा भरपूर तरीके लंदन के अंदर जो इत्तेजाज हुआ उसमें 10 लाख लोग थे। जो फ्रांस में इत्तेजाज हुआ उसमें लाखों लोग थे। तो वो तो इत्तेजाज कर रहे थे कि इंसान मर रहा है, हमारे तो भाई मर रहे थे, हमारा तो जिस्म कट रहा था, तो हमने क्यों नहीं किया? मैंने बहुत दफ़ा कहा कि हमारा इंटेलिजेंसिया जो है ना वो करप्ट हो गया है, हमारा ब्रेन करप्ट हो गया। मस्जिद अक्सा एक सिंबॉलिक बात है। मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि अगर एक इंसान का खून बहने का ख़तरा हो तो मैं मस्जिद गिरा दूंगा। मस्जिद जरार गिरा दी। अब वहाँ हज़ारों शीरखार मासूम बच्चों को कत्ल गारत हुई, हमारी गैरत नहीं जागी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ताकतवर नहीं हैं, नहीं लड़ सकते, चलो मान लें, लेकिन ये तो है कि हम उससे बोलना चालना ही बंद कर दें, हम उससे नफ़रत करनी शुरू कर दें, हम उनके साथ अपने ताल्लुकात को मुनक़ता कर लें, हम उनके साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ दें। अगर वो हमसे पानी ले रहे तो हम अपना पानी जो है उनको बेचना बंद कर दें। हम उनके साथ कोई भी समाजी मुआशरती और ये चीज़ें ना रखें, उनकी जो प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट कर दें। हम पेप्सी पीना बंद, हम वो भी जो भी मल्टीनेशनल की चीज़ें हैं उनको बंद कर दें। तो क्या हम जिंदा नहीं रह सकते? रह सकते हैं। हम अमेरिका के बैंकों से अपने पैसे निकाल लें, हम उनसे असला लेना बंद कर दें, आपस में मिलकर बैठे, ईरान बैठे, तुर्की बैठे, पाकिस्तान बैठे, सऊदी अरब बैठे, ये अपनी सनती तरक्की के लिए अपनी बुनियादें बनाएं। 10 साल जुल्म सहलें उनका, 20 साल सहलें, लेकिन फिर ये वक्त आएगा कि हम उनको ललकारने के काबिल होंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है। मैं और आप क्या कर सकते हैं? अच्छा नाज़ साहब, ये बताएं कि हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उन्होंने कश्मीर में जो बर्बरियत हुई है, उसके अलावा गज़ा में बर्बरियत, फिर उसके अलावा फ़लस्तीन में इसी तरह जो है वो होती रही है, ये अपना फ़ाल किरदार अदा क्यों नहीं कर सकी है हमारी जो अक़वाम मुत्तहिदा है? इसकी क्या बड़ी वजह है? जावेद साहब, आप देहाती लाइफ गुजारते हैं। देहात के अंदर अगर पंचायत हो और वहाँ का बहुत बड़ा चौधरी हो, बड़ा ताकतवर हो, बड़ा जालिम हो, बहुत सारे वेपन हो, पता हो जिसको मर्ज़ी बेइज्जत कर देगा, तो वो पंचायतियों को बुलाकर जो कहेगा वही फैसला होगा ना।
तो यूएनओ एक पंचायत है, दुनिया ने बनाई हुई, तो वहाँ जो ताकतवर है उनको वीटो का राइट है। जब भी कोई बात आती है अमेरिका वीटो कर देता है, क्योंकि इसराइल उसका बदमाश है, उनको बदमाशों को पाला हुआ है, वो सरमायादार है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने इल्म हुनर में हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है, उनके पास जदीद वेपन है, उनके पास जदीद अदारे हैं, उनके पास साइंसी टेक्नोलॉजी है, वो आए दिन नई इन्वेंशंस करते हैं। हम अभी तक पड़े हुए हैं फ़िरकावारियत में, बरादरीज़म में, किसी और में काफर मुसलमान, हम इससे नहीं निकलते। किसी अमेरिकन से पूछें आप कौन है, वो कहेगा मैं अमेरिकन हूँ, और वो सेकेंडरी सवाल है कि आप कौन है, तो वो कहेगा मैं अमेरिकन हूँ। फिर आप पूछेंगे ना जब कि आपका रिलीजन कौन सा है, तो वो कहेगा मेरा रिलीजन मुसलमान है या मसीह हूँ या यहूदी हूँ, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अमेरिकन हूँ। तो यहाँ तो यही बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा नाज़ साहब, हमारे बहुत अच्छी खबर आई है कि पंजाब में फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। आपको इसको किस तरह देखते हैं? मुझे नहीं पता कौन से फौजदारी कवानीन तब्दील लगे करने। फौजदारी कवानीन तब्दील करने हैं, पहले तो ये है कि मिनिमम वेज जो है उस पर जो सरमायादार उनको पूरी तनख्वाह नहीं देता, उसकी कम से कम 7 साल सज़ा की जाए, उसे फौजदारी जुर्म करार दे दिया जाए। उसके अलावा जो अगर फौजदारी कवानीन तब्दील करने हैं तो मिलावट करने वाले की सारी जायदाद को ज़ब्त करना और उसे उम्र कैद देने की सज़ा रखी जाए। अगर इनको करना है तो ये कवानीन है जो बुनियादी तौर पर बदलने चाहिए। इंक्रोचमेंट जो करता है उसका घर कब्ज़े में ले लेना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए। कब्ज़े में लेकर जो उसने गवर्नमेंट की जगह पर कब्ज़ा किया या आवाम की जगह पर, उसे गिरा दिया जाए, बाकी को ज़ब्त कर लिया जाए। फौजदारी कवानीन आवाम की सहूलत के लिए बनाए ना, क्या अपनी हाकमियत को तक़वियत देने के लिए ना बनाएं, अपने लिए ना बनाएं, सदियों के लिए बनाएं, इंसानों के लिए बनाएं, बेहतर बनाएं। मुझे नहीं पता कौन सी ये तब्दीली फ़ौजदारी कानून में करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी तक प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, या आपने अगर पढ़ा हुआ है तो मुझे बताएं वो कौन से कवानीन बनाना चाहते हैं। अच्छा नाज़ साहब, हम दूसरी तरफ आते हैं, ये बताएं कि जो IPs के साथ मुआहदे हुए हैं वो बिजली में आवाम को ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। आजकल तो बिजली वालों ने जो है वो आवाम पे बिजलियाँ गिरानियाँ शुरू की हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं जो IPs के मुआहदे हैं? भाई देखें, IPPs के मुआहदों पर तो हम तो बड़ी देर से एहतजाज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता चलता कि हमारे इन हाकमों ने इन्होंने किए थे मुआहदे, जो मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट है नून लीग की, यही IPP के साथ मुआहदे करके गई थी। मुझे नहीं समझ आई कि मैंने मार्केट में गया हूँ और मैंने एक फ्रूट वाले को कहा कि यार मैंने आपसे आम ख़रीदने हैं। वो अब 4 पेटियाँ आमों की ले आया। तो मैं जब आम ख़रीदने गया तो मैंने कहा तो मुझे तो अभी 1 पेटी चाहिए। तो उसने कहा भाई जी 3 के और पैसे दे दो। तो हमने कहा ठीक है, तुम 4 लेकर आए थे, 1 लेके जा रहा हूँ, 3 तुम अपने पास रखो। तो मैं 1 आम की पेटी लेके चला गया घर। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये तजारत का कौन सा कानून था कि कैपेसिटी पेमेंट, मसलन कि एक बिजली घर लगा, उस 3000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा था, हमारी कंजम्पशन थी 300 मेगावाट, तो बाकी बच गए 2700 मेगावाट। तो हमने पेमेंट जो की 300 मेगावाट ख़रीद कर हमने पूरे 3000 की। ये मुआहदात थे जिनको अब ये रिवाइज़ कर रहे हैं। मुझे नहीं, दुनिया के अंदर कहीं भी कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। हाँ ये होता है कि थोड़ा बहुत लॉसेस, कोई आपके वापडा की ये लाइनों की वजह से या दूसरे तीसरे या रिपेयरिंग लॉसेस अगर जो आगे कंपनी दे रही उनके कोई फॉल्ट, तो वो तो पड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर 1000 मेगावाट के 1000 की हमने पेमेंट की। हमें गर्मियों में 27, 28 हज़ार, 30 हज़ार मेगावाट बिजली चाहिए, और सर्दियों में वही हमारी 910, 9000, 8000, 10,000 तक जाती है। अब सर्दियों में हमें 30,000 की पेमेंट ही करनी पड़ी ना। तो गर्मियों में भी हमारे पास अगर 40,000 मेगावाट बिजली है तो हम 40,000 की पेमेंट कर रहे हैं और उसके पैसे उस पर पड़ रहे हैं। अच्छा, उन्हें ईंधन भी उतना ही दे रहे हैं, मतलब कि हमने 3000 मेगावाट के पावर स्टेशन को 3000 मेगावाट का ईंधन दिया है। जो हमने बाहर से ख़रीदा है वो कोई भी ईंधन है, वो हमने दिया उसको 3000 मेगावाट का, उसने पैदा की 300 मेगावाट, और उसके पास बच गया 2700 मेगावाट का जो ईंधन था, उसने मार्केट में बेचा, उसने उससे भी प्रॉफिट कमाया। तो हमने उसे कंट्रोल रेट पर दिया, बैनुल अक़वामी रेट पर दिया, और उसने मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाया, जिससे चोर बाजारी
मार्केट के अंदर करप्शन और ये चीज़ें आनी शुरू होगी। तो ये इसको रिवाइज़ करना चाहिए और सख्ती से करना चाहिए, और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। दूसरा, अभी मैंने वो हमारे अजीब मंतक पेश करता है ये जो हमारे वापडा मिनिस्टर है, कहता है जी इस इलाके की लोड शेडिंग इसलिए है कि यहाँ पर रिकवरी नहीं है, यहाँ पर बिजली चोरी हो रही। ओ भाई, अगर बिजली चोरी हो रही है तो उसको किसने रोकना है? गवर्नमेंट ने रोकना है ना। तो उसका बिजली चोरी का बिल भी दूसरों पे क्यों पड़ रहा है? ये क्यों कर रहे हैं? ये सारी नालायकी और नाहिली की बातें हैं भाई। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात आती है, बार बार मुझे करनी पड़ती है हर प्रोग्राम में। हमें भी अवाम बनना होगा और हमें इनको सीधा करना होगा। अच्छा नाज़ साहब, हमें एक छोटी सी लास्ट सवाल है आपसे कि जो वापडा है वो कहते हैं कि 200 जून से जिसका ऊपर चला गया उसका रेट जो लगेगा वो 6 माह तक वही लगता जाएगा। इसी तरह गैस वालों ने भी कर दिया है। आया कि ये जुल्म नहीं है अवाम के साथ? जुल्म क्या आप कह रहे हैं जी? आप 6 माह तक, एक साल भाई, आपने भी बर्दाश्त करने की इंतहा कर दी है ना जी। लोगों को वो बाजे बजा गए और झुंझने नहीं, वो बजाते हैं, दिखाते हैं, वो बच्चे को चुप कराते हैं। फीडर नहीं दे रहे बच्चे को, दूध नहीं देना चाहते, वो झुंझना दे रही है एक माँ के बजाओ और खुश हो जाओ, हैं। अब हमने उसको बर्दाश्त किया, क्यों नहीं इस पर प्रोटेस्ट करते? उन्होंने कहा कि 199 यूनिट पर बिजली का ये रेट होगा। अच्छा, अब मैं एक माह के अंदर, मैं गरीब आदमी था, मेरे घर में कोई खुशी आ गई, मसलन कोई मेरा कोई प्रोग्राम आ गया, तो मेरे यूनिट उस बिल के 201 यूनिट हो गए। तो अब 6 माह मुझे उसी रेट से वो बिजली देंगे। ये इंतहाई जुल्म है, दुनिया में कहीं नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक आदमी 10,000 की एक चीज़ खरीद रहा है एक वक्त में, एक चीज़ में वो 5 रुपए की खरीदता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे जो 10,000 का रेट है वो ही रेट होगा। और पूरी दुनिया में पता तरीकाकार क्या है जवेद साहब? अच्छा, जितनी ज़्यादा सुन ले, पहले बात सुने। दुनिया, या तो आप सवाल का पूरा जवाब ले लें। दुनिया के अंदर भी बिजली का भी यही हिसाब है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदी जाएगी ना उतना रेट कम होता जाएगा, या जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी उतना रेट बढ़ जाएगा। एक बेसिक लाइन होती है जो आपने गुर्बत से नीचे लोगों को देनी है, उसके अलावा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना रेट कम होता जाएगा, ताकि गवर्नमेंट के लॉसेस कम रहे। यहाँ पर नाजरीन हम आपको बताएं कि जो गैस वाले हैं उनसे होशियार हो जाएं। उन्होंने जो आपका टैरिफ चलेगा 1 साल तक वही चलेगा, और जो वापडा है उन्होंने मेरे ख्याल में थोड़ी सी नरमियाँ की हुई हैं। तो ये वापडा वालों ने वो जो 200 से प्लस यूनिट होंगे तो वो उसमें कुछ नरमी की हुई है, इन दिनों में खबर आई थी हमारे पास। तो इसके साथ ही हम अपने तज्ज़िया नगार अकरम नाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।